गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कोशिका चैप्टर का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल। देखिए जो कोशिका भित्ति है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, दिस इज ए सेल। तो एक्चुअली जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर ये झिल्ली जो पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर ये पौधे की कोशिका है, पादप कोशिका है, तो इसके ऊपर, इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है इस तरीके से। यानी कि इस पादप कोशिका में एक कैसी झिल्ली पाई जाती है? कठोर, रिजिड कह लीजिए, रिजिड होती है और कठोर होती है, अर्ध पारदर्शी। सेमी ट्रांसपेरेंट। कठोर यानी रिजिड, सेमी ट्रांसपेरेंट। एक सुरक्षात्मक परत होती है। कैसी परत होती है? सुरक्षात्मक परत। परत का मतलब लेयर होती है। यानी कि जो पौधे की कोशिका होती है, पौधे की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक रिजिड, सेमी ट्रांसपेरेंट, कठोर, अर्ध पारदर्शी सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति का खोज, कहें कि कोशिका भित्ति को सबसे पहली बार किसने देखा था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, खोज किसने की? कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो निश्चित रूप से वो रॉबर्ट हुक ने ना, रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही क्या खोजी थी? इसी रॉबर्ट हुक ने कोशिका भी खोजी थी। कोशिका भी खोज भी की थी। और एक्चुअली जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो उसको क्या दिखाई दिया था? इस तरीके से रूम लाइक, कंपार्टमेंट लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। तो जो चीज उसको बाद, चूंकि वो जो कोशिका जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कैसी थी? निर्जीव थी, निर्जीव कोशिका थी। तो इस कारण से रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो क्या था? दैट वाज उसकी सेल वॉल थी। इसी कारण हम कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका ही नहीं खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति भी खोजी थी। और इसी रॉबर्ट हुक को ही हम क्या कहते हैं? कि रॉबर्ट हुक को हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि उसने कोशिका भी खोजी और उसने कोशिका भित्ति को भी खोजा था। देखिए एक चीज हमें समझ लेना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं? कोशिका भित्ति। पौधे की कोशिका में, हमने कहा कोशिका भित्ति क्या है? तो पौधे की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा जिसे कहते हैं, या कोशिका कला जिसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक और कठोर, अर्ध पारदर्शी सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह जो कोशिका भित्ति होती है इसको पहली बार किसने देखा था? पहली बार इसका उल्लेख किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भी खोजी थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को भी खोजा था। अब देखिए कि हम इस कोशिका भित्ति, क्या केवल हमने अभी जैसे कहा कि ये कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पौधे की कोशिका में। लेकिन हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति क्या केवल पौधे की कोशिका में पाई जाती है? नहीं, बल्कि जो ये कोशिका भित्ति होती है पौधे के अलावा भी कुछ और कोशिकाओं में पाई जाती है, उसको हम देखते हैं।
देखिए कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में पाई जाती है। एक तो यही है कि जनरली हम यही कहते हैं कि ये पौधे की कोशिका, पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं वो कौन होते हैं? हम जानते हैं कि सेल दो कोशिका दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी कैसी, यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं मेनली। एक कौन होते हैं कि जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या साइनोबैक्टीरिया, इसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल और माइकोप्लाज्मा। जिसे शुरू में जब खोजा गया था तो क्या कहा गया था, पीपीएलओ। इसको माइकोप्लाज्मा कहिए या इसी को क्या कहा गया था, पीपीएलओ। इस 3 यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह केवल इन्हीं 3 में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और माइकोप्लाज्मा में। इसमें देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, CW का मतलब सेल वॉल, मैंने ब्रीफ में लिख दिया हुआ है, यानी कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल इसमें पाई जाती है। इस बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, इसमें भी सेल वॉल इसमें भी पाई जाती है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बहुत जरूरी चीज है, सेल वॉल इज एब्सेंट, यानी कि ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में कि वो कौन सा प्रोकैरियोट है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो निश्चित रूप से माइकोप्लाज्मा में। सारे प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति पाई जाती, सारे का मतलब केवल 3 ही होते हैं जिसमें इन दोनों में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। पौधे की जो कोशिका होती है, प्लांट सेल जो होती है, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। हम मेनली यही कहते हैं कि सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सेलुलोज ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज से बनी होती पौधे की कोशिका, और किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज से। हेमीसेलुलोज यह भी एक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पेक्टिन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन और कुछ कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से पौधे की कोशिका इन चीजों से मिलके बनती है। सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से, प्रोटीन से। ये जो पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है। चूंकि केवल ग्लूकोज की यूनिट जुड़ती है इसलिए ये होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है और इस नीलहरित शैवाल में सेल वॉल पाई जाती है। तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ विथ पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इस पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, और इस पेप्टाइडोग्लाइकान में कौन से मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं कि
देखिए पेप्टाइडो ग्लाइकान, क्या है पेप्टाइडो ग्लाइकान? पेप्टाइडो ग्लाइकान, जिसे हम म्यूरेमिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेमिक एसिड। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। और इस पेप्टाइडोग्लाइकान के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं NAG और दूसरे को क्या कहते हैं? NAM। और तीसरा कंपोनेंट इसका क्या होता है? 4 से 5 अमीनो अम्ल, 4 से 5 अमीनो अम्ल की पेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की पेप्टाइड चेन का मतलब प्रोटीन की चेन, जो प्रोटीन की श्रृंखला, चेन मतलब श्रृंखला, जो किससे बनी हुई? वह प्रोटीन की श्रृंखला जो 4 से 5 अमीनो अम्लों की बनी हुई है। ये तीन चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति बनाती हैं। NAG क्या है? N, इसका पूरा नाम लिख देते हैं, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और ये क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और ये क्या है कि ये नाम क्या है? N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। देखिए हमने एक चीज कहा कि पौधे की कोशिका किससे बनी हुई होती है और प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका किससे बनी हुई है? वो पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकान के 3 मुख्य अवयव होते हैं, मेनली नैग और नैम। नैग का मतलब N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और N एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल। ये दोनों ही चीजें कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए इसको जरूर से याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है और उसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, एक N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एक N एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मात्रा में 4 से 5 अमीनो अम्लों की बनी प्रोटीन की चेन, प्रोटीन की श्रृंखला भी इसके साथ रहती है। ये सब मिलकर के प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति को बनाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे सावधान रहिएगा, अलर्ट रहना है हमें कि प्रोकैरियोट में एक चीज हम कहते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है वह भी क्या है कि आर्की बैक्टीरिया इस आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल को हम ब्रीफ में CW लिख दे रहे हैं, आप समझे रहिएगा। इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। और किससे बनी होती है कि पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आर्की बैक्टीरिया में एक चीज जो और जरूरी याद रखना है कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता। पेप्टाइडोग्लाइकान अनुपस्थित होता है आर्की बैक्टीरिया जो एक पुराने तरीके का बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, उसमें उसकी सेल वॉल
जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पेप्टाइडोग्लाइकान से मेनली बनी है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान अनुपस्थित होता है, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं, इससे बनी होती है। ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे एल्गी है, शैवाल, तो इस शैवाल की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है कि वो सेलुलोज से, ग्लेक्टान से, मैनान से और CaCO3 जैसे खनिज लवण से। यानी कि जो सेलुलोज, ग्लेक्टान, मैनान, तो जो शैवाल है यानी एल्गी है, एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है कि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज से, ग्लेक्टान से, मैनान से और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो हमने क्या देखा, पौधे की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति, और एक और हम देख लेते हैं कि जो कवक होती है, कवक को हम क्या कहते हैं, फंगस। जो फंगस की कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। देखिए हम कहते हैं कि पौधे की कोशिका किससे बनी हुई है, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज कहते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन द नेचर इज व्हाट, सेलुलोज। और जो दूसरे नंबर पे जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ये पहले नंबर पे है और ये दूसरे नंबर पे है। यानी कि सेलुलोज अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो काइटिन जो होती है वह दूसरे, काइटिन जो फंगस की कवक की कोशिका भित्ति बनाती है उसकी वह दूसरा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, दूसरा प्रकृति में पाया जाने वाला, दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। आप जानते हैं कि जो जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है वो भी किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो इसी कारण से कहते हैं कि ये प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये फंगस की सेल वॉल हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फंगस की सेल वॉल हो गई। तो हमने पौधे की सेल वॉल को देखा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखा, नीलहरित शैवाल की सेल वॉल को देखा या प्रोकैरियोट की सेल वॉल को देखा, और इसके अलावा फंगस की सेल वॉल को भी हमने देखा। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। आगे चल करके हम इस प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं, जैसे एल्गी होती है, इसमें कुछ फंगस होती है, इसी में प्रोटोजोआ को भी रखा गया जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। अब सेल वॉल के कुछ लक्षणों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो जैसे अब फिर से एक बार देखिए कि जैसे ये सेल है और उसके ऊपर क्या पाई गई है, ये सेल वॉल। दिस वन इज सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति कैसी है, निर्जीव है, निर्जीव। इसीलिए चूंकि निर्जीव है तो वह किसी चीज को सेल में एंटर करने से, प्रवेश करने से रोकती नहीं है। इसीलिए कोशिका भित्ति कैसी होती है, स्वतंत्र रूप से पारगम्य। स्वतंत्र रूप से पारगम्य का मतलब दिस वन इज फ्रीली परमिएबल। ये स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, कोई चीज इससे होकर के कोशिका के अंदर जा सकती है। लेकिन उसके बाद क्या रहती है, उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है, यह प्लाज्मा झिल्ली द्वारपाल है, गेटकीपर है कोशिका भित्ति की, ये इसको जाने नहीं देगी किसी मटेरियल को। लेकिन आप इस चीज को जरूर समझे रहिए कि जो कोशिका भित्ति होती है वह निर्जीव होती है, स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती, किसी चीज को कोशिका भित्ति के अंदर जाने से रोकती नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये कोई बृहद अणु है, मैक्रो मॉलिक्यूल जिसे कह सकते हैं, कोई बृहद अणु माइक्रो मॉलिक्यूल अगर इस कोशिका के अंदर जाना चाहे तो उसके लिए कोशिका भित्ति अवरोधक का काम जरूर करती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सेल वॉल कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है। निश्चित रूप से जैसे देखिए कि अगर गेट के घर का गेट है, उसके सामने आप एक गार्ड को रख दीजिए जो गन लेके खड़ा हुआ है, तो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन निर्जीव गार्ड को खड़ा कर दीजिए तो वो तो किसी को नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पे उसी तरीके से कोशिका भित्ति स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, लेकिन कोई बड़ा अणु मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करती है, अवरोधक का काम जरूर करती है। तो इस तरीके से कोशिका भित्ति क्या काम करती है वो हमने देखा। थोड़ा सा हम कोशिका भित्ति के कुछ कार्य को और देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति और क्या कार्य करती है। कोशिका भित्ति के कार्य, तो देखिए पहली चीज की कोशिका भित्ति कैसी होती है, सुरक्षात्मक, सुरक्षा देती है। किससे सुरक्षा देती है कि चोट से, चोट से सुरक्षा देती है, चोट का मतलब इंजरी से। और किससे सुरक्षा देती है, संक्रमण से, यानी कि इन्फेक्शन से, कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उससे इन्फेक्शन देती है। और कोशिका को सूखने से भी बचाती है, सूखने से। डेसिकेशन, यानी कि जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वह पौधे की कोशिका को चोट से बचाती है, संक्रमण से बचाती है और उसको सूखने से भी बचाती है, क्योंकि ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, और उस कारण से ये सुरक्षा देती है। दूसरा कार्य कोशिका भित्ति का क्या होती है कि यह पौधे को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, निश्चित आकार, यानी कि जो कोशिका का शेप होता है, आकार, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान किए रहती है, ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा चीज कि कोशिका को फटने से बचाती है, फटने से बचाती है। कोशिका भित्ति, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, प्लांट की सेल है, और इसके ऊपर ये कोशिका भित्ति है। इसके अंदर अगर पानी एंटर कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अगर अंदर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यह कोशिका भित्ति के ऊपर एक दबाव डालती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि इस दबाव को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्फीत दाब, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। तो जब अंदर पानी घुस रहा है, एंटर कर रहा है, कैसे कि परासरण के जरिए, तो ये कोशिका भित्ति पर दबाव डालते हैं, और कोशिका भित्ति क्या होती है, इसी के बराबर नीचे की तरफ एक दबाव डालती है, जिसे क्या कहते हैं कि भित्ति दाब, भित्ति दाब, या इसको कहते हैं वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर हमेशा वॉल प्रेशर के बराबर होता रहता है, और कोशिका को फटने से बचाती है, और उसको क्या बनाए रहती है कि स्पीड दशा में, स्पीड यानी कि कोशिका को टर्जिड बनाए रखती है। कौन, कोशिका बराबर नॉर्मल शेप साइज का बनाए रहती है, नॉर्मल फूली हुई दशा में बनाए रखती है। कौन, कोशिका भित्ति। फिर से देखिए कि जो कोशिका भित्ति है वह कोशिका को फटने से बचाती है। कैसे फटने से बचाती है, अगर कोशिका भित्ति में पानी एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वो जो प्लाज्मा झिल्ली है वह कोशिका भित्ति पे दबाव डालती है, जिसे क्या कहते हैं स्फीत दाब। स्फीत दाब के बराबर कोशिका भित्ति अपोजिट दिशा में दबाव डालती है, जिसे कहते हैं वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर।
हमेशा बराबर रहता है और इस तरीके से कोशिका को फटने से बचाती है। दूसरी चीज की जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका को स्फीत दशा में, फूली हुई अवस्था में बनाए रखती है, ये भी इसका एक काम होता है। हमेशा जैसे फुटबॉल देखिए है, फुटबॉल के ऊपर एक कड़ी लेयर है वो कोशिका भित्ति है, जो उसके अंदर सॉफ्ट लेयर है वो प्लाज्मा झिल्ली है। जब आप हवा भरेंगे निश्चित रूप से वो पतली झिल्ली ऊपर वाले एक सेल वॉल पे दबाव डालेगी, जिसे कहेंगे क्या कि स्फीति दाब, और बाहर से भी वो झिल्ली जो है उसकी कड़ी लेयर फुटबॉल की वो भी अंदर की तरफ दबाव डालेगी, जिसे क्या कहेंगे भित्ति दाब। दोनों भित्ति दाब स्फीति दाब बराबर रहते हैं और कोशिका फूली दिशा में बनी रहती है, जिसे क्या कहते हैं स्फीत दशा, टर्जिड कंडीशन। तो सेल वॉल ये काम भी करती है कि कोशिका को स्फीत दशा में बनाए रखती है। और इसके तो एक काम और है जिसे हम देख लेते हैं कि देखिए कि जैसे कोशिका भित्ति है तो निश्चित रूप से कोशिका भित्ति, अगर जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो इस कोशिका को अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दें, इसमें ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन इसमें डाल दें, तो इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन है तो परासरण के जरिए पानी बाहर चला आएगा और कोशिका भित्ति क्या करती है, सिकुड़ जाती है। कोशिका भित्ति जो है पानी जब निकल आएगा तो कोशिका ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सिकुड़ करके इस तरीके से हो जाती है, कोशिका भित्ति अपनी जगह पे बनी रह जाती है इस तरीके से, और प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे आ जाती है केंद्रक के पास। तो जो कोशिका भित्ति है चूंकि वो कड़ी होती है वह अपनी जगह पे बरकरार रहती है और प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़ करके केंद्रक के पास आ जाती है। बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, खाली जगह, जिसे कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस घटना को जीव द्रव्य से जब पानी निकल जाता है और कोशिका के पदार्थ सिकुड़ करके केंद्र के पास चले आते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, फिर से समझिए। जब किसी कोशिका को एक तनु विलयन में डाल दीजिए तो कोशिका से पानी निकलता, बाहर निकल जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ यानी प्लाज्मा झिल्ली और उसके अंदर जो भी जीव द्रव्य है वो सब प्लाज्मा झिल्ली सहित सिकुड़ करके केंद्र के पास चले गए क्योंकि पानी निकल गया। लेकिन कोशिका भित्ति कड़ी होती है, वह अपनी जगह पे बरकरार रहती है। कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में एक खाली जगह, खाली स्थान क्रिएट होता है जिसे वैक्यूम कहते हैं। खाली जगह यानी वैक्यूम क्रिएट होता है और जब पानी निकल जाता है और कोशिका इस तरीके से सिकुड़ जाते हैं कोशिका के पदार्थ, तो उस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इस चीज तरीके से हमने क्या देखा कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं। कभी कभी कुछ पौधों में कोशिका भित्ति जो होती है वह हेमीसेलुलोज के रूप में फूड का संचय भी करती है। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज यानी क्या है हेमीसेलुलोज, एक पॉलीसेकेराइड के रूप में सेल वॉल भोजन संचय, भोजन संचय कुछ बीजों में, कुछ बीजों में, सीड में, कुछ बीजों में हेमीसेलुलोज के रूप में भोजन संचय का काम कौन करता है, कोशिका। कोशिका भित्ति भोजन संचय का काम भी कभी कभी करती है। तो मुख्यतः यह सुरक्षा का काम करती है, पौधे को एक शेप देती है और उसको चोट से, इंजरी से, इन्फेक्शन से बचाती है। और क्या करती है कि इस तरीके से ये प्लाज्मोलाइसिस की घटना में भी सेल वॉल इन्वॉल्व होती है, एक निश्चित आकार प्रदान किए रहती है कुछ बीजों में, भोजन संचय का काम भी कोशिका भित्ति करती है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि कोशिका भित्ति क्या होती है, किसमें, पौधों के अलावा फंगस में, एल्गी में किससे बनी होती है कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कोशिका भित्ति के जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति क्या होती है और उसकी थोड़ी सी संरचना को भी हम देखते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम इस चीज के बारे में देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कोशिका भित्ति और उसके कार्य क्या होते हैं उसको देखेंगे, उसकी जुड़ी हुई संरचनाओं को देखेंगे।
लेकिन उसको देखने के से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो अच्छे से देखने को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपने अगले वीडियो को देखें। तो हम आज इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।